नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी बोलो या मनी सप्लाई बोलो, या मनी सप्लाई बोलो, वन एंड द सेम थिंग। मनी सप्लाई बोलो या सप्लाई ऑफ मनी बोलो। तो बेटा किसको बोलते हैं मनी सप्लाई या सप्लाई? देखिए मुझे बताइए, मार्केट के अंदर जो दुकानें हैं मार्केट में, खरीदारी कौन करता है? बैंक जाके करती है खरीदारी या कस्टमर जाके करते हैं खरीदारी? कस्टमर, आप और मैं, नॉर्मल पब्लिक खर्च करेगी पैसा। तो जो पैसा सप्लाई, मतलब सप्लाई का मतलब जो पर्सन डिमांड क्रिएट करेगा तभी तो सप्लाई, दुकानदार माल बेचेगा। तो जो पर्सन जिसका पैसा है, ओनर है मनी का, वो कौन है? ओनर ऑफ मनी कौन होता है? हमारा पब्लिक होती है। तो जो पब्लिक के पास जो पैसा पड़ा है, जो पैसा अवेलेबल है किसके पास? पब्लिक के पास। तो मनी हेल्ड बाय पब्लिक, मनी हेल्ड बाय पब्लिक, मनी हेल्ड बाय पब्लिक, उसको क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोलते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बेटा। पैसा मार्केट में कौन खर्च करेगा? पब्लिक खर्च करेगा। बैंक, जैसे आज मान लीजिए आपका खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एसबीआई के अंदर आपका अकाउंट है, तो आपके अकाउंट में मान लीजिए 2 लाख रुपए, वो पैसा बैंक का है और पैसा आपका है। अवेलेबिलिटी बैंक के पास, उसकी पोजीशन बैंक के पास है आज की, लेकिन उस पैसे की ओनरशिप किसकी है? पब्लिक की पैसे की ओनरशिप। तो पैसा जो पब्लिक का पैसा है उसको हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। तो मनी, पब्लिक ने जो भी पैसा हेल्प किया है, मे बी कैश है, मे बी करेंसी है, मे बी कॉइन्स है, उन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा? मनी सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या हो गया? मनी हेल्ड बाय पब्लिक। एंड जो पैसा मार्केट में, देखो पब्लिक के पास पैसा होगा तो पब्लिक क्या करेगी? उसको खर्च करेगी, कुछ न कुछ क्या करेगी? बाइंग करेगी। तो मनी हेल्ड बाय पब्लिक को हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोलते हैं। कब हेल्ड करना है? 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 10 तारीख को, किस दिन का पैसा? एट पॉइंट ऑफ टाइम, एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए शब्दों का ही खेल है सब कुछ। एट पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनी जो सप्लाई है वो कैसा कंसेप्ट है, तो भैया पॉइंट ऑफ टाइम का है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया बेटा? कैसा कंसेप्ट है ये? स्टॉक कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट। सर स्टॉक कंसेप्ट क्यों है? देखो मैंने क्या बोला, जो पैसा पब्लिक के पास है वो क्या है? मनी सप्लाई है। अब पब्लिक के पास, मान लीजिए मैं पब्लिक हूं, मेरे जेब के अंदर मान लीजिए 5,000 रुपए हैं, मैं जाता हूँ शॉप के ऊपर और 2,000 रुपए की ड्रेस परचेज कर लेता हूँ। आई विल बाय द न्यू ड्रेस फॉर 2,000 रुपीज। अब मेरी जेब में कितने रुपए रह गए? 3,000 रुपीज। और पहले कितने थे मेरी जेब में? 5,000। तो एट पॉइंट ऑफ टाइम, जो चीजें पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होती है, बार बार बदलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। और जो चीजों को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं किया जा सकता, एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, होल टाइम के अंदर मेजर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो कंसेप्ट। तो मनी सप्लाई कैसा कंसेप्ट है बेटा? स्टॉक कंसेप्ट है। जबकि जो आदमी की जो बैंक जो काम करती है या इनकम जो होती है, इनकम क्या होती है आपकी? हमेशा ही फ्लो कंसेप्ट होती है। जो आपका वेल्थ है वो कैसा कंसेप्ट है? आपका स्टॉक कंसेप्ट। कैसा? देखो मेरी जेब के अंदर 5,000 रुपए है और मैं रोज पैसे कमा रहा हूं और खर्च कर रहा हूं, कमा रहा हूं और खर्च कर रहा हूं। तो जिस दिन मेरी बैलेंस शीट बनेगी, जिस दिन मेरी वैल्यू की कैलकुलेशन होगी, वेल्थ की कैलकुलेशन होगी, उस दिन, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरे पास अवेलेबल होगा वो क्या कहलाएगा? मनी सप्लाई। और जब मेरा P&L बनेगा और मेरी इनकम के अंदर, मेरे रिसीट्स के अंदर, मेरे रेवेन्यू के अंदर जो अमाउंट लिखा जाएगा वो क्या होगा? मेरा फ्लो कंसेप्ट। आप सब में से जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इजी है। आप समझिए, जो बेटा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग भी बनाते हो, P&L भी बनाते हो, उनकी हेडिंग क्या लिखते हो? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च सो एंड सो, ठीक है? या P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च सो एंड सो, ठीक है? लेकिन बैलेंस शीट में क्या लिखते हो बेटा? बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च, मतलब वो सिर्फ 31 मार्च की पोजीशन, अभी की पोजीशन बता रहा है। कल सुबह में भी पोजीशन चेंज हो सकती है। कल सुबह आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल गया, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट क्रेडिट कर, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो और आपकी वैल्यू बढ़ गई, बैलेंस शीट चेंज हो गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम पे जिन चीजों को कैलकुलेट किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। और मनी सप्लाई कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट। मनी सप्लाई के ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कंसेप्ट कैसा है, और दूसरा कौन से पैसे को मनी सप्लाई बोलते हैं, कौन से पैसे को मनी सप्लाई नहीं बोलते हैं। तो पब्लिक के पैसे को तो मनी सप्लाई बोलते हैं, किस चीज के पैसे को मनी सप्लाई नहीं बोलते हैं? डज नॉट इंक्लूड। कौन से पैसे को इंक्लूड नहीं करेंगे? तो जो भी पैसा बेटा कमर्शियल बैंक के पास है, जो भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास है, जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अगर कुछ अवेलेबिलिटी है, गवर्नमेंट के पास है, या जो भी पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, वो पैसा कभी भी मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। क्योंकि जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा पड़ा है उसकी ओनरशिप किसके पास है? उसकी ओनरशिप तो सब पब्लिक के पास है। तो पब्लिक का पैसा इंक्लूड कर लिया ना, तो डबल बार 2 बार काउंट करने की क्या जरूरत है?
कैसे? तो 2 बार कहाँ हुआ, एक बार ही तो हुआ। देखो एग्जांपल समझ लो, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अकाउंट है एसबीआई के अंदर, और आपका 1 लाख रुपए एसबीआई के अंदर पड़ा है। अब उस 1 लाख, ओनर कौन है यहाँ पे? और मिस्टर एक्स जो है वो ओनर है 1 लाख रुपए, अकाउंट में पड़ा 1 लाख रुपए। तो क्या 2 लाख है क्या? बैंक बोलेगी मेरे पास 1 लाख है और आपके पास भी 1 लाख। नहीं, टोटल 1 लाख है। वो बैंक ने आपके पैसे को संभाल के रखा है, उसके बदले में मे भी वो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ले सकती है या कुछ और चार्जेस ले सकती है, या कुछ भी नहीं ले, आपको सिर्फ ब्याज दे देगी और उस पैसे को रोटेट करके मार्केट में पैसा और बना भी सकती है। तो उस पैसे का क्या करती है वो सेकेंडरी मैटर है। अभी हमारा पार्ट क्या है, जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है, जो गवर्नमेंट के पास पैसा है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा है, आरबीआई के पास जो पैसा है, वो कभी भी मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो पैसा मार्केट में आके कभी भी सप्लाई नहीं होगा, उससे मार्केट में कभी भी डिमांड क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि गवर्नमेंट जो बैंक है वो खुद कुछ नहीं लेगी, बैंक कौन लेगा? पब्लिक लेगी। मतलब बैंक के पास भी पब्लिक का ही पैसा होता है, तो पब्लिक का पैसे को ऑलरेडी हम मनी सप्लाई के अंदर ले चुके हैं। तो ये तीनों का पैसा कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, जबकि पब्लिक का पैसा इंक्लूड होता है। और एक ऐसा कंसेप्ट है बेटा, स्टॉक कंसेप्ट है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मनी सप्लाई इज डैश कंसेप्ट, स्टॉक फ्लो, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। 4 ऑप्शन बनाना बहुत इजी होता है, कुछ भी बना सकते हैं 4 ऑप्शन। क्लियर हुई चीज? दिस इज द कंप्लीट मनी सप्लाई, ये कंसेप्ट है हमारा मनी सप्लाई का। तो साहब आपने बोला इनका पैसा इंक्लूड नहीं होता है, तो इनको क्या बोलते हैं? दीज आर सप्लायर ऑफ मनी, दीज आर सप्लायर ऑफ मनी। ये आप लोगों के सप्लायर ऑफ मनी है, और जो चीज सप्लायर के पास होती है वो कभी भी मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होती है। वो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का पार्ट है, वो हमारे मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। मनी सप्लाई इसलिए नहीं है कि मार्केट में उस चीज को खरीद नहीं सकते। देखो बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, रिटेल फॉर्च्यून जो होती है ना उसकी शॉप है, फॉर्च्यून की दुकान, ठीक है। अब उस दुकान के ऊपर आप घी तेल ये बेचते हो। अब एक घी आपके घर पे पड़ा है, क्या उसको बेचोगे? क्या नहीं बेचोगे ना। वो घी आपने अपने पर्सनल यूज के लिए रखा है, ठीक है ना। लेकिन जो दुकान पे पड़ा है वो क्या है? घी बेचने के लिए। जो चीज बेचने के लिए होती है वो क्या होती है? सप्लाई के लिए। बेचना मतलब सप्लाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सप्लाई, सप्लाई के लिए। तो पब्लिक के पास जो पैसा है वो किसके लिए? खर्च करने के लिए। इसलिए पब्लिक का पैसा किसका पार्ट है? मनी सप्लाई का पार्ट है। लेकिन जो पैसा इन तीनों के पास है वो सप्लाई का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो पैसा मार्केट में सेल डायरेक्टली नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो पैसा पब्लिक विड्रॉ कर ले और मार्केट में बेच दे, क्योंकि ओनर कौन है इसका? पब्लिक पर। और 2 बार हम किसी पैसे को काउंट नहीं कर सकते। इनके पास जो अवेलेबिलिटी है मनी की वो इनके ही तो पैसा है। मतलब मैं ही तो बैंक में जाके पैसा अकाउंट खोलूंगा, बैंक खुद तो उसका खुद का कुछ तो अकाउंट होता नहीं। क्लियर होगी चीज? आपको समझ में आई? सप्लाई ऑफ मनी, इन 3 का नाम है सप्लायर ऑफ मनी। एग्जाम में क्वेश्चन एक और बन सकता है, विच वन इज नॉट द सप्लायर ऑफ मनी। उसमें 3 नाम तो साहब ये होंगे और चौथा नाम पब्लिक होगी। तो आपका आंसर क्या होगा? पब्लिक। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए विच वन इज द सप्लायर ऑफ मनी, उसमें पब्लिक लिखा हुआ होगा और इन बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऐसे कुछ ऑप्शन बन जाएंगे। इन तीनों में से जो नाम हो वो सप्लाई ऑफ मनी में नहीं आता है। कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट है। 3 क्वेश्चन याद रखने हैं आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। पूछने का चांस बहुत ही रेयर है, पूछेंगे मेरी बन भी नहीं सकता क्वेश्चन। क्लियर हो गई चीज? तो मनी के अंदर हम लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, मनी हमारा एंड होने वाला है। तो देखो अब 1 घंटे में आपको मनी पढ़ा दिया गया है, जो कि एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का है। मनी अकेला 6 मार्क्स का नहीं है, मनी प्लस बैंकिंग 6 मार्क्स का है। मनी मान लीजिए आप 4 क्वेश्चन मनी से आ जाएंगे और 4 क्वेश्चन बैंकिंग से आ जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन का मतलब 3.2 मार्क्स मनी में से ले सकते हो और 3.2 मार्क्स बैंकिंग में से ले सकते हो। आपके एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है उसके अंदर बेटा आपको सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं करने, कुछ ड्रॉप भी करके आने। इसकी वजह से पेपर ज्यादा मार्क्स का आएगा, मतलब यू विल रिसीव अ पेपर ऑफ अप्रॉक्स 50 मार्क्स एंड यू हैव टू अटेंड ओनली फॉर 40 मार्क्स। ओके, तो 10 नंबर का पेपर है, जो उसमें 10-12 क्वेश्चन आते हैं, वो एक्स्ट्रा आपको छोड़ के आने पड़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेजरमेंट ऑफ मनी, मनी मेजरमेंट जिसको बोला जाता है। ये बहुत ही सरल टॉपिक है, मनी मेजरमेंट। तो बड़ा 4 तरह का होता है मनी मेजरमेंट। मनी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो पब्लिक का जो पैसा है उसको काउंट करने का तरीका कैसे कैसे? तो बड़ा 4 तरीका है। सबसे पहले होता है आपका M1, सेकंड पार्ट होता है बेटा M2, थर्ड पार्ट है बेटा M3, फोर्थ पार्ट है बेटा M4। M1, M2, M3 एंड M4, 4 पार्ट्स। M1 और M2 मतलब पहले आए ना ये, तो पहले आए तो ये कैसे हो गए? नैरो, छोटे लोग हो गए। तो दीज आर द नैरो मनी। इनका दूसरा क्या नाम हो गया बेटा? नैरो मनी। और इसी से बाद में आइए ना, बाद में इन दोनों का क्या नाम हो गया? ब्रॉड मनी या वाइडर मनी। क्या हो गया? ब्रॉड मनी या वाइडर मनी। तो M1 को क्या बोलते हैं? हम नैरो मनी भी बोलते हैं और लिक्विड मनी भी बोलते हैं, ठीक है। और M3 और M4 को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी या वाइडर मनी भी बोला जाता है।
M1, M2, M3 एंड M4 चार कैटेगरी बनी गई है एग्जाम के अंदर। वैसे तो M1 ही कोर्स में बोला गया है, M2, M3, M4 कोर्स में नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। इसलिए पढ़ना जरूरी है बेटा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बोल देते हैं विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ M1, तो पता तो होना चाहिए M2, M3, M4 में क्या आता है और क्या नहीं आता है, तब हम M1 को जज कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए हमको चारों चीजें पढ़ना जरूरी है, M1, M2, M3 एंड M4। M1 में क्या आती है बेटा, तीन चीजें आती है। क्या क्या आता है, C प्लस DD प्लस OD। बहुत ही सरल है। C का मतलब होता है बेटा कैश एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कैश एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। कैश एंड करेंसी मतलब कॉइन्स भी हो गया, कैश भी हो गया, सब कुछ। करेंसी इटसेल्फ अ वाइड वर्ड, तो कैश एंड कॉइन्स को मिला के करेंसी बोला जाता है। मैंने यहाँ पूरा वर्ड ही लिख दिया करेंसी, तो कैश एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक को हम क्या सी के अंदर डाल दिया। डीडी का मतलब हो गया बेटा डिमांड डिपॉजिट। सर ये डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है, और भी कोई डिपॉजिट होती है क्या? तो देखिए दोस्तों, दो तरह की डिपॉजिट होती है हमारे, एक होती है डिमांड डिपॉजिट और एक होती है टाइम डिपॉजिट। सर क्या फर्क है इन दोनों में? तो देखिए डिमांड का मतलब है जिस दिन मैंने डिमांड की विड्रॉ करने की और मुझे पैसा हाथों हाथ मिल गया, वो पैसा क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट। जिस दिन मैंने डिमांड की और वो पैसा हाथों हाथ नहीं मिला, या जब मैं पैसा जमा कराने गया था उस समय एक कंडीशन थी कि पैसा 2 साल बाद मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा, एक टेन्योर और एक टाइम फिक्स हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। वैसे वो पढ़ा देंगे आपको M3 वगैरह में आ जाएगा। तो सी का मतलब क्या हो गया, कैश एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट। जैसे दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं बेटा सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट का पैसा। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का जो पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। थर्ड वन इज अदर डिपॉजिट्स। सर ये अदर डिपॉजिट क्या है, अदर डिपॉजिट कैसी होती है? मैंने आपको बताया था पब्लिक का जो पैसा होता है वो पब्लिक ही अपने पैसे को किस में रखती है, बैंक में रखती है। तो ये तो पब्लिक के पास पड़ा है, उसकी जेब में पड़ा है पैसा, उसके घर पे पड़ा है सी के अंदर। डीडी मतलब उसने जो पैसा अपना बैंक के अंदर रख रखा है वो हो गया डीडी के अंदर। ओके, ओडी का मतलब क्या हो गया, अदर डिपॉजिट। मतलब बैंकिंग चैनल का पैसा तो नहीं आएगा, ये बात तो हम क्लियर कर चुके हैं पहले ही कि डज नॉट इंक्लूड के अंदर मनी सप्लाई में। तो यहाँ पे क्या आएगा, डीडी के ओडी के अंदर क्या होता है, एक तो हमारे यहाँ पे कमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, एचडीएफसी, बहुत सारी कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट और नेशनलाइज मिला के। वो सारी बैंक अपना पैसा कहाँ रखती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एक सीआरआर के फॉर्म वगैरह में रखती है, और कुछ पैसे अपने पास भी रखती है, तो वो तो नहीं आएगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट मतलब रूरल बैंक्स भी है, रीजनल रूरल बैंक जिनको बोला जाता है, जैसे आरएमजीबी है, बीकेआरजी है। तो वो जो आरआरबीज बनती है, गांवों के लिए बनती है, उनकी अपेक्स बैंक, उनकी सेंट्रल बैंक कौन होती है, नाबार्ड होती है। तो नाबार्ड भी क्या करती है, अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास रखती है। किसके पास रखती है, आरबीआई के पास। तो जो नाबार्ड का पैसा होता है आरबीआई के पास, वो पैसा किस में आता है बेटा, अदर डिपॉजिट्स में आता है। सेकंड चीज क्या आती है अदर डिपॉजिट्स में, सेकंड चीज इंडिया की गवर्नमेंट का पैसा तो आरबीआई के पास पड़ा है, वो नहीं आएगा क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है। लेकिन फॉरेन की गवर्नमेंट का पैसा या फॉरेन की जो एम्बेसीज है, फॉरेन का जो इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो पैसा है, वो अगर आरबीआई के पास पड़ा है तो वो आएगा। तीसरा, फॉरेन की गवर्नमेंट का अगर कोई पैसा है वो अगर आरबीआई के पास पड़ा है तो वो क्या आ जाएगा, हमारा अदर डिपॉजिट्स में। तो अदर डिपॉजिट में क्या क्या आएगा दोस्तों, अदर डिपॉजिट में तो नाबार्ड का पैसा आरबीआई के पास पड़ा है। नाबार्ड का क्यों आएगा, क्योंकि नाबार्ड इज द अपेक्स बैंक फॉर रूरल बैंक्स, आरएमजीबी, बीकेआरजी, प्रथमा बैंक, ऐसे बहुत सारी बैंक है जो रूरल के अंदर काम करती है, उनका अपेक्स बैंक है। हेड बैंक कौन है, नाबार्ड है, और नाबार्ड अपना कुछ शेयर आरबीआई के पास रखता है। तो आरबीआई के पास जो शेयर रखता है वो किसमें आ जाएगा, मनी सप्लाई का पार्ट है, मनी मेजरमेंट का M1 का पार्ट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जैसे लाइक आईएमएफ हो गया या अदर इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनका पैसा, वर्ल्ड बैंक का पैसा हो गया, वो कहाँ आ गया, आरबीआई के पास पड़ा है, वो आ जाएगा। तीसरा, गवर्नमेंट अगर अपने पैसे की कस्टडी आरबीआई को दे देती है, फॉरेन गवर्नमेंट, तो किसमें आ जाएगी, आरबीआई में आ जाएगी। देखिए बहुत सिंपल है, जिस तरह से मैंने लिखा फॉरेन बैंक्स का या फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास है तो M1 का पार्ट है, तो क्या नहीं है पार्ट, वो तो आपको भी पता ही है साहब क्या नहीं है पार्ट। अभी हमने लिखा था मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या नहीं आता है, पहला लिखा था गवर्नमेंट का पैसा और आरबीआई का पैसा और कमर्शियल बैंक का पैसा। आरबीआई तो हेड ही है, तो कमर्शियल बैंक का पैसा अगर आरबीआई के पास पड़ा है या इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, अवेलेबिलिटी है उसकी, तो वो कभी भी इसके अंदर नहीं आएगा, M1 में नहीं आएगा। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट का पैसा अगर आरबीआई के पास उसने रखा है तो वो भी कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा M1 के अंदर। तो M1 में क्या क्या आएगा, C प्लस DD प्लस OD।
सी मतलब कैश एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट जस्ट लाइक ए सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ओडी का मतलब अदर डिपॉजिट्स। तो 3 चीजों को इंक्लूड किया जाता है और 2 चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये 5 आइटम है। देखो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन M1, तो एक तो ये 2 नहीं आते हैं M1 में, ठीक है ना, ये 2 M1 में नहीं आते हैं, मतलब नहीं आते हैं। ओके, क्लियर हो गई चीज। तो M1 समझ में आएगा, M1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी सब तो M1 के ऊपर ही है। आपने एक चीज नोट की, यहाँ पे कहीं भी पोस्ट ऑफिस का नाम नहीं आया था। पोस्ट ऑफिस भी आपको पता है आज के टाइम में सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट ओपन करने लग गया है, पर यहाँ पे कहीं भी पोस्ट ऑफिस का नाम नहीं आया था। तो इंतजार को खत्म करते हैं और पोस्ट ऑफिस के नाम पे जाते हैं। तो M2 में क्या आता है साहब? M2 तो बहुत सिंपल है। M2 में क्या आएगा? जो भी M1 है वो तो आएगा ही, जो भी M1 है वो तो कंसीडर होगा ही होगा। साथ साथ क्या कंसीडर होगा? पोस्ट ऑफिस के अंदर जो मनी है वो कंसीडर होगी। पोस्ट ऑफिस में सब सेविंग भी होता है, टर्म डिपॉजिट होती है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की जो मनी है वो किस में आती है? M1 में आती है, M2 में आती है। M2 में क्या आता है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। इसका मतलब जो M1 में आता है वो तो आएगा ही आएगा, साथ साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की जो मनी है वो भी आ जाएगी। इसका मतलब अभी भी कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास और इंडियन गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास है वो M2 में नहीं आया साहब, वो मनी सप्लाई नहीं है। तो M1, M2, M3, M4 कहीं पे भी नहीं आने वाला है वो, ये ध्यान रखिएगा। तो M1 का मतलब 3 आइटम्स आएंगे और 2 नहीं आएंगे, जबकि M2 के अंदर M1 मतलब ये पूरा M1 का पार्ट प्लस पोस्ट ऑफिस का ओनली सेविंग खाता। अभी देखो 2 चीजें मिस हो रही है अभी भी। कौन सी 2 चीजें मिस हो रही है? एक तो मैं मेरा पैसा बैंक में डिमांड डिपॉजिट नहीं टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में जमा कराता हूं, वो नहीं आया है। और एक मैं मेरा पैसा पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके टर्म डिपॉजिट कराता हूं, वो नहीं आया है। सर ये M1 M2 में क्यों नहीं आया? बैंक का पैसा FD मेरा ही तो पैसा है। देखो समझो आप, मैं मार्केट में गया एक शर्ट खरीदने के लिए, और शर्ट की कीमत थी 1000 रुपीज। एक शर्ट है 1000 रुपए का। मैं गया और मेरी FD लेके गया 10,000 रुपए की। साहब ये मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर FD करा रखी है। उसने FD को आगे से पीछे के चारों तरफ देख लिया। उसने बोला साहब ये नहीं तो फिएट मनी है, ये नहीं फिड्यूसरी मनी है, ये नहीं क्रेडिट मनी है, और नहीं ये अपने फुल बॉडीड मनी, इसलिए इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप जाओ, वापस चले जाओ, मैं आपको शर्ट नहीं दे सकता। आपकी 10,000 की FD भी मेरे कोई काम की नहीं है। तो ये मनी लिक्विड नहीं है, हाथों हाथ इससे बाय नहीं कर पाए, ये मनी नैरो नहीं है, इससे अभी तक शॉपिंग नहीं कर पाए। तो M1 और M2 के अंदर कभी भी टर्म डिपॉजिट्स को नहीं डाला जाता है। M3 और M4 में क्या आता है? टर्म डिपॉजिट आ जाती है। तो M3 एंड M4 2 चीजें, M3 एंड M4। ओके, M3 में क्या क्या आएगा सर? M3 के अंदर क्या क्या आएगा? जो M1 में आएगा वो तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या आ जाएगा? टर्म डिपॉजिट्स। कौन सी टर्म डिपॉजिट्स? कौन सी टर्म डिपॉजिट? जो कमर्शियल बैंक के पास है, जो कमर्शियल बैंक के पास है। अभी भी पोस्ट ऑफिस वाली टर्म डिपॉजिट को नहीं लिया गया है, जो कमर्शियल बैंक के पास है उसी को लिया गया है। तो M3 में मैंने M2 प्लस नहीं लिखा है दोस्तों, M3 में क्या लिखा है? M1 प्लस टर्म डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। इसका मतलब क्या हो गया? पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट M2 में तो आता है पर M3 में नहीं आता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट मनी इज द पार्ट ऑफ M2 बट इज नॉट पार्ट ऑफ M3। सर ये तो बात समझ में नहीं आई। M2 में तो आ गया, मतलब लिक्विड मनी में तो आ गया, पर ब्रॉड मनी में नहीं आया। अभी ब्रॉड मनी खत्म कहाँ हुआ है? M4 भी तो ब्रॉड मनी का पार्ट है। तो M4 में क्या आएगा दोस्तों? M4 में क्या आएगा? M4 इज इक्वल्स टू जो भी M3 में आया वो तो आएगा ही आएगा, M3 में जो आया वो तो आएगा ही आएगा, प्लस ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बाकी रह गया था ना, तो वो भी आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट का जो पैसा है। तो सर पोस्ट ऑफिस की FD अभी तक नहीं आएगी क्या? आएगी। टर्म डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, टर्म डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। टर्म डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। तो देखिए M1, M3, M4। M1 is what? M1 is C plus VD plus OD. M2 is what? नैरो मनी या लिक्विड मनी। ठीक है, M1 और M2 को हम क्या बोलते हैं? नैरो मनी या लिक्विड मनी बोलते हैं, जबकि M3 और M4 को ब्रॉड मनी, मतलब ज्यादा पैसे इंक्लूड करना, मतलब बहुत सारी वेल्थ को इंक्लूड करना, वाइडर चौड़ा कर देना उसको। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मनी, हाथों हाथ पैसा कंसीडर कर लिया जाता है, जबकि M2 में पोस्ट ऑफिस का पैसा है। अभी तो क्या हो गया है? पोस्ट ऑफिस के जगह जगह ATM खुल गए, तो थोड़ा सा पैसा निकालना का इजी हो गया। लेकिन आज से कुछ साल पहले तक पोस्ट ऑफिस के जगह जगह पे ATM नहीं थे, तो पोस्ट ऑफिस से पैसे को विड्रॉ करना थोड़ा टफ कॉल था, मुश्किल था। इसकी वजह से उसको M1 में नहीं डाला था और M2 में डाल दिया गया था। और FD तो मैंने आपको रीजन बता ही दिया कि वो कभी भी नैरो मनी नहीं बन सकती, इसलिए उसको वाइडर मनी में डाला है। तो M3 के अंदर कमर्शियल बैंक के पैसे को डाला है और M4 में पोस्ट ऑफिस के पैसे को डाला है।
मतलब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग प्लस टर्म भी लिख सकते हो और टोटल डिपॉजिट्स भी लिख सकते हो, वर्ड टोटल भी यूज कर सकते हो, मना नहीं है। समझ में आ गई चीज आपको? दिस इज M1, M2, M3 एंड M4। तो मनी के अंदर जो जो था हमने सब कुछ पढ़ लिया, मनी के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा। तो मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर आपने मनी पूरा रिवाइज कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक देन लाइक द बटन, एंड इफ यू डोंट लाइक then please press the comment. We will improve ourselves. Okay, thanks.